दोस्तों, स्वागत आपका गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना के यूट्यूब चैनल पे। मैं चैनाराम मुंदलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में एक संविदावादी विचारक थॉमस हॉब्स की विचारधारा और उस विचारधारा में या चिंतन में या उसका जो दर्शन है उसमें जो व्यक्तिवाद के विचारधारा के जो तत्व नीति है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हॉब्स ब्रिटेन का रहने वाला था, एक संविदावादी या समझौतेवादी विचारक है और वो राज्य की उत्पत्ति में जिस संविदा सिद्धांत की बात अपनी पुस्तक लेवियाथन में करता है और जिस निरंकुश सर्वसत्तावादी राज्य का प्रतिपादन करता है या समर्थन करता है, जिसमें संप्रभु ही सब कुछ है, व्यक्ति अपने समस्त अधिकार उस संप्रभु को सौंप देते हैं और केवल आत्मरक्षा के अलावा व्यक्तियों के पास में कुछ नहीं रहता। जो समझौता होता है वो व्यक्तियों के बीच होता है। शासक जो होता है वो समझौते का भागीदार नहीं होता, अतः वो किसी भी रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी भी नहीं रहता। तो इस प्रकार के निरंकुश सांगोपांग जिस लेवाइथन नामक पुस्तक में उसने जिस संप्रभु का प्रतिपादन किया है, तो ऐसे व्यक्ति में व्यक्तिवाद के दर्शन कैसे निहित हो सकते हैं या ऐसी विचारधारा में हमें व्यक्तिवाद जो कि व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक वाली विचारधारा है, जो अन्य संस्थाओं को व्यक्ति के लिए निर्मित साधन मानती है, तो ऐसी विचारधारा के दर्शन कैसे हो सकते हैं। परंतु यदि हॉब्स की विचारधारा को यदि देखा जाए तो उसके संपूर्ण चिंतन में सर्वसत्तावादी निरंकुश राज्य की विचारधारा होते हुए भी अंत में उसमें मूल आधार के रूप में जो दर्शन होते हैं वो व्यक्तिवाद के होते हैं। हॉब्स के संपूर्ण चिंतन का केंद्रीय बिंदु व्यक्तिवाद है और जो व्यक्तिवाद की विशेषताएं जैसे कि व्यक्ति साध्य है, हॉब्स की विचारधारा में भी देखने को मिलता है। वो व्यक्तियों की प्राकृतिक अवस्था में समानता की बात करता है, वो भी देखने को मिलता है। उसके साथ ही वो कहता है कि आत्मरक्षा के लिए व्यक्ति राज्य के विरुद्ध विद्रोह भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रोफेसर जो डनिंग आदि सेबाइन वगैरह विचारकों ने कहा है कि हॉब्स के चिंतन में हमें देखने में निरंकुशता का सांगोपांग विवेचन मिलता है, लेकिन उसका मूल आधार या अंतिम निष्कर्ष जो है वो व्यक्तिवाद है। तो आज के इस वीडियो में हम हॉब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद देखेंगे कि उसके चिंतन में ऐसे कौन कौन से बिंदु हमें नजर आ रहे हैं जो व्यक्तिवाद का उसे प्रबल समर्थक बना देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हॉब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद। हॉब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद, जैसा कि दोस्तों अपन ने देखा कि संविदावादी विचारक जो कि राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं और उनका ये मानना है कि राज्य और अन्य जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब व्यक्ति कल्याण के लिए निर्मित एक साधन मात्र है। यही विचारक जिसमें हॉब्स, लॉक और रूसो तीन संविदावादी विचारक हैं, उसमें हॉब्स वो प्रथम संविदावादी विचारक था जिसने राज्य की संप्रभुता के सिद्धांत का सांगोपान विवेचन करते हुए उसने निरंकुश संप्रभुता या संप्रभु की वकालत की थी। लेकिन एक और हम उसे सर्वाधिकारवादी राज्य या निरंकुश राज्य की बारे में सोचते हैं, तो दूसरी ओर उसके चिंतन में कुछ ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जो व्यक्तिवाद का उसे प्रेरणा भी बना देते हैं या यूं कहा जाए कि व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थक बना देते हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे कि एक और हॉब्स जहां निरंकुश संप्रभु का समर्थक माना गया है, वहीं उसके चिंतन में दूसरी ओर हमें व्यक्तिवाद के भी दर्शन होते हैं। अतः व्यक्तिवाद यानी लेसेज फेयर या यदभाव्य नीति जो कि 16वीं सदी के यूरोप की पाश्चात्य जगत की एक महत्वपूर्ण विचारधारा मानी गई है, जिसमें व्यक्ति स्वतंत्रता पर बल दिया गया, जो आधुनिक काल में नव उदारवाद के रूप में जो व्यक्ति की जगह समूह एवं बाजार व्यवस्था का समर्थन करती है। तो इस प्रकार से हम व्यक्तिवादी विचारधारा, ऐसी विचारधारा जो व्यक्ति स्वतंत्रता पर बल देती है। तो अब हमें ये देखना है कि हॉब्स के चिंतन में ऐसे कौन से विचार है जो उसके चिंतन में व्यक्ति को केंद्र बना देते हैं।
राजनीतिक विचारधारा में जहां होब्स को निरंकुश और असीमित संप्रभुता का प्रतिपादक माना जाता है, वहीं दूसरी ओर उसके विचारधारा में व्यक्तिवाद के तत्व भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि निरपेक्ष संप्रभुता का कट्टर समर्थक होते हुए भी वो कई अर्थों में होब्स जो है वो व्यक्तिवादी भी है। व्यक्तिवाद की मूल धारणा इस बात पर आधारित है कि जितने भी संघ, समुदाय, संस्थाएं या राज्य हैं, वे सब व्यक्तियों द्वारा ही निर्मित है। व्यक्ति ही उनकी इकाई है और ये सब अपने में सम्मिलित व्यक्तियों से अधिक या विशिष्ट कुछ नहीं है। इस दृष्टि से व्यक्ति साधे और राज्य एवं अन्य संस्थाएं साधन मात्र है। इस प्रकार होब्स के दर्शन का प्रारंभिक सूत्र व्यक्ति है, समाज अर्थात राज्य नहीं। वो जब जैसे ही अपने संविदा सिद्धांत की बात करता है तो पहली बार मानवीय स्वभाव को ही देखता है और व्यक्ति को ही अपनी विचारधारा में केंद्र मानकर चलता है। होब्स के व्यक्तिवाद पर टिप्पणी करते हुए विद्वान लेखक सेबाई ने कहा है कि होब्स के चिंतन में व्यक्तिवाद का तत्व पूर्ण रूप से आधुनिक है। इसके अलावा एक विचारक प्रोफेसर डनिंग, इनका मानना है कि होब्स के सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी उसका मूल आधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है। वह सब व्यक्तियों की प्राकृतिक समानता पर बल देता है। ये मानना यह है कि सेबाइन का भी मानना है, उसके बाद में प्रोफेसर डनिंग भी ये मानता है कि उसके सिद्धांत में हम निरंकुश असीमित संप्रभुता का या राज्य का दर्शन पाते हैं, परंतु उसका मूल आधार जो विचार का है या उसके चिंतन का है वो व्यक्तिवादी है। वो प्राकृतिक अवस्था में अर्थात जब राज्य और समाज अस्तित्व में नहीं आए थे, उससे पहले की जो अवस्था थी उसमें भी सभी व्यक्तियों की प्राकृतिक समानता की बात को स्वीकार करता है। आपकी विचारधारा में व्यक्तिवाद के तत्व किन रूपों में देखे जा सकते हैं, इसके बारे में आइए हम जानते हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाद व्यक्ति को पृथक पृथक इकाई के रूप में मानकर हर व्यक्ति की इच्छा और स्वतंत्रता पर बल देता है। होब्स ने भी अपने विचारों में इसी प्रकार के मनुष्य का वर्णन किया है, जिसमें प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति अलग अलग रहते हैं और होब्स के समझौते में व्यक्ति ही प्रधान है, क्योंकि समझौता सभी व्यक्ति एक व्यक्ति को अपने अधिकार समर्पित करके समझौता करते हैं और इसमें शासक जो है वो समझौते का पक्षधर नहीं है। जो समझौता यानी सामाजिक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो केवल व्यक्तियों के बीच ही होता है, शासक उसमें भागीदार नहीं होता है। तो इस प्रकार संप्रभु को समझौते में शामिल नहीं करके अपने व्यक्तिवाद का ये जो प्रबल समर्थक है उसकी बात को उसने चरितार्थ किया है। नंबर 2, होब्स एक समझौतावादी विचारक है और उसके अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण सामाजिक समझौते के आधार पर हुआ है। होब्स का मानना है कि व्यक्तियों ने अपने सुख, शांति तथा सुरक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया और होब्स के अनुसार व्यक्ति के स्वार्थ से भिन्न किसी संस्था का उद्देश्य न हो सकता है और न होना चाहिए। नंबर 3, व्यक्तिवाद की मूल मान्यता है कि राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो होब्स का मानना है कि राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं, क्योंकि उसके अनुसार राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए है। इन चारों ओर जब प्राकृतिक अवस्था में भय का वातावरण था तो सभी व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के लिए एक समझौता करते हैं और उससे राज्य की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए व्यक्तियों ने राज्य का निर्माण किया। होब्स के विचारों में व्यक्तिवाद की चरम स्थिति उस स्थान पर दृष्टिगोचर होती है जब वह कहता है कि राज्य की स्थापना व्यक्तियों के द्वारा आत्मरक्षा के लिए की गई। जितने भी अधिकार व्यक्तियों ने एक व्यक्ति या राज्य को समर्पित किए थे उसके पीछे एक शर्त है आत्मरक्षा। यदि राज्य ऐसा नहीं कर पाता है तो होब्स के राज्य में व्यक्ति विद्रोह भी कर सकते हैं। किसके लिए? आत्मरक्षा के लिए। एकमात्र अधिकार है, अपवाद है, जिसका समर्पण व्यक्ति शासक के सम्मुख
नहीं करता, और वो है आत्मरक्षा का अधिकार। इसलिए राज्य की आज्ञा का पालन करना व्यक्ति का कर्तव्य है, लेकिन व्यक्ति राज्य के केवल उन्हीं आज्ञाओं का पालन करेगा जिनके पालन से व्यक्ति के आत्मरक्षा के अधिकार पर चोट नहीं पहुंचती हो। लेवाइथन, जो कि होब्स का निरंकुश संप्रभु है, लेवाइथन में होब्स लिखता है कि संप्रभु यदि व्यक्ति को अपने आप की हत्या करने, आक्रमणकारी को जख्मी न करने अथवा भोजन, वायु या दवाइयों के सेवन करने से मना करता है जिन पर कि उसका जीवन निर्भर करता है, तो व्यक्ति ऐसे आदेशों की अवहेलना भी कर सकता है। साथ ही यदि संप्रभु में व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने का सामर्थ्य नहीं है तो वह उसके विरुद्ध विद्रोह भी कर सकता है। होब्स द्वारा व्यक्ति को राज्य के विरोध का जो अधिकार दिया गया वह निश्चित रूप से उसे व्यक्तिवाद की दिशा में ही ले जाता है। नंबर 5, वास्तव में होब्स ऐसा पहला दार्शनिक था जिसने व्यक्ति के हित को, उसके जीवित रहने के अधिकार को सभी अधिकारों से ऊपर माना, और उसने ये भी माना कि राज्य का दायित्व या कर्तव्य है कि वे समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखें और व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति को सुरक्षित रखें। और होब्स का मानना है कि राज्य व्यक्ति के स्वार्थ सिद्धि का साधन मात्र है। 6, होब्स को यद्यपि कट्टर निरंकुशवाद का प्रबल समर्थन माना गया है, लेकिन उसका निरंकुशतावाद पूरी तरह कट्टर नहीं है, क्योंकि लेवायाथन या लेवियाथन को अनुचित दखल का कोई, यानी जो निरंकुश शासक है उसका नाम उसने अपनी पुस्तक में लेवायथन दिया है, उसका कोई शौक नहीं है। वह केवल व्यक्तियों के उन अनियंत्रित इच्छाओं और गतिविधियों पर रोक लगाता है जिसके कारण वे व्यक्ति स्वयं का ही नुकसान न कर ले। इस प्रकार से होब्स को प्राय निरंकुश राज्य का उग्र या प्रबल समर्थक माना जाता है, लेकिन वास्तव में व्यक्ति के हित का समर्थन होने के कारण उसे प्रबल व्यक्तिवादी भी माना जाता है। इस कारण से सेबाइन कहते हैं कि होब्स के संप्रभु की सर्वोच्च शक्ति उसके व्यक्तिवाद की जो आवश्यक पूरक है, यानी जो उसका प्रबल व्यक्तिवाद उसकी भावनाओं में, उसके दर्शन में, उसके चिंतन में जो झलकता है उसी का पूरक है। होब्स के व्यक्तिवाद की कुछ आलोचना भी की जाती है। आलोचकों का मानना है कि होब्स ने अपने दर्शन में जानबूझकर व्यक्तिवादी तत्वों को डाला। वे केवल एक सर्वसत्तावादी निरंकुश राज्य की स्थापना करना चाहता था। इसके अलावा होब्स व्यक्तियों के लिए कुछ स्वतंत्रताओं की बात करता है, लेकिन वास्तव में कानून निर्माण की शक्ति लेवाइथन के पास है, और वह व्यक्तियों को कितनी आज़ादी देगा ये उसके हाथ में है, नहीं कि व्यक्तियों के हाथ में है। परंतु कुछ आलोचनाओं के बावजूद होब्स के व्यक्तिवाद के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। उसने राज्य के व्यक्तियों को सन्मार्ग पर, शांति के मार्ग पर ले जाने के लिए एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासक की रचना की, और उसने व्यक्तियों को कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वतंत्रता और अधिकार भी दिए, जिससे संपूर्ण राजनीतिक दर्शन व्यक्ति प्रदान हो जाता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि होब्स ने अपनी सिद्धांत की रचना व्यक्ति ताने बाने से की है। इस दृष्टि से वो महानतम एक व्यक्तिवादी विचारक माना जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।